प्रश्न क्रमांक 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। हमें दे रखा है कि एक कक्षा में प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और विद्यालय में कक्षा फर्स्ट से लेके कक्षा 12 तक है और प्रत्येक 3 अनुभाग हैं। तो प्रथम कक्षा के अनुभागों की संख्या हो गई 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3 अनुभाग हैं। हर कक्षा में कुल अनुभाग हो गए 3-3। अब दे रखा है कि प्रथम अपनी कक्षा की संख्या के बराबर ही प्रत्येक अनुभाग पौधे लगाएगा। तो पहली कक्षा की संख्या 1 है तो प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। तो कुल 3 अनुभाग हैं तो 1 × 3 कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 3। इसी प्रकार कक्षा सेकंड के भी 3 अनुभाग हैं और ये भी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। ये कक्षा है 2 और अनुभाग हैं 3 तो प्रत्येक अनुभाग 2 संख्या के बराबर 2 लगाएगा तो कुल हो जाएंगे 6। इसी प्रकार कक्षा 3 के भी 3 अनुभाग हैं और अपनी कक्षा की संख्या है 3 और इसके बराबर पेड़ लगाएंगे तो इनकी संख्या भी हो जाएगी 9। इसी प्रकार कक्षा 12 के 3 अनुभाग हैं, एक अनुभाग कक्षा की संख्या यानी 12 के बराबर पेड़ लगाएगा तो कुल अनुभाग हो जाएंगे 12×3 = 36। तो ये पेड़ों की संख्या ये प्रथम कक्षा के अनुभागों के द्वारा, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये 12th। ये काम रफ के लिए बताया मैंने। तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। इसके लिए हमें कुल पेड़ों की संख्या पूछी यानी इन सब का कुल योग पूछा है। तो इस श्रेणी के लिए बात करें तो हमारे पास यहाँ प्रथम पद है, ए का मान है 3, डी का मान भी है 3 और एन का मान है 12 और एल यानी अंतिम पद दे रखा है हमें 36। तो सब समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर n/2 × a प्लस अंतिम पद दे रखा है तो एल वाला सूत्र काम में लेंगे। कुल 12 पद हैं तो 12 पदों का योग एस 12, एन की जगह 12, ए का मान है 3 और अंतिम पद का मान है 36। तो 12 में 2 का भाग देंगे 6, 36 × 39 और 6 को 39 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 234। अर्थात विद्यार्थी कुल 234 पेड़ लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये केंद्र दे रखा है मैं ए, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति 5 पॉइंट में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। पहले के लिए ए को केंद्र लिया गया है और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 0.5 यानी ये ए को केंद्र लेके 0.5 त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया गया है। इसकी हमें लंबाई पूछ रखी है, नाम दे रखा है L1। फिर बी को केंद्र लेके ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त, ये बी केंद्र है और इसको लेकर वृत्त बनाया गया है। फिर दोबारा ए को केंद्र लेकर ये 0.5 है और ये 1 है तो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त वापिस ये L3 बनाया गया है। और फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त ये L4 बनाया गया। इस प्रकार 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाए गए आगे से आगे। अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। इन 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें प्रथम सर्पिल की लंबाई L1 दे रखी है। तो पहले अर्ध सर्पिल की लंबाई L1 बराबर माने प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, क्योंकि हम जानते हैं कि L1 प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई है और वृत्त की लंबाई उसकी परिधि होती है और ये अर्धवृत्त दे रखा है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पूरे वृत्त की 2πr होती है तो अर्ध की πr और प्रथम अर्धवृत्त के लिए बात कर रहे हैं, r का मान 1 रख देते हैं तो ये बनेगा पाई
और r का मान दे रखा है हमें 0.5 प्रथम अर्धवर्त के लिए, या 1/2 कह सकते हैं। तो ये बन जाएगा पाई, और 0.5 को 1/2 भी कह सकते हैं, तो ये बनेगा पाई/2। ये बात करें प्रथम अर्धवर्त के लिए। अब बात करें दूसरे वर्ग के लिए L2, जिसका मान हम πr2 रख देते हैं, और r का मान हमें दूसरे वर्ग के लिए 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दूसरे अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी पाई। इसी प्रकार तीसरे अर्धवर्त की परिधि L3 माने, तो L3 हो जाएगी πr3। इसके लिए हमें त्रिज्या दे रखी है 1.5, ये हो जाएगी 1.5 पाई। अब इस बार हमारे पास प्रथम पद A1 मिला हमारे पास π/2, द्वितीय पद A2 मिला पाई, और तीसरा पद A3 मिला 1.5 पाई। इनके साथ अगर D का मान निकालें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, पाई माइनस π/2, ये आएगा π/2। A3 में से A2 घटाएं, A3 है 1.2 पाई, सॉरी 1.5 पाई माइनस, और ये है पाई, तो ये भी बचेगा π/2। तो हमारा D का मान आ गया π/2। अब ऐसे ही हमें 13 अर्धवृत्तों की परिधि का योग ज्ञात करना था, तो हमें SN बराबर n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा D होता है n पदों का योगफल। इसी प्रकार के कुल 13 पद हैं, तो n का मान रखेंगे 13, तो S13 बराबर 13/2, 2 गुणा a प्रथम पद का हमारे पास मान है π/2, प्लस n का मान 13, D का मान हमारे पास आया π/2, तो ये बना 13/2 है ही। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, और 12 को 2 से काटेंगे तो 6 पाई। ये हमारे पास इसका मान 13/2 गुणा 7 पाई। पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, ये बनेगा 13/2 गुणा 7, और पाई का मान 22/7। 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 22 11 बाहर कैंसिल, तो ये बनेगा 13 गुणा 11। 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143। तो इससे अर्धवृत्ताकार 13 सर्पिलों की लंबाई का योग आया 143 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 19। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो हमें क्या रखा है, ये सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे रखे गए हैं, उससे ऊपर वाली में नीचे वाली में 20, ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर वाली में 17। इस प्रकार ये कुल 200 लट्ठे रखे गए हैं, और हमें पूछ रखा है कि इन 200 लट्ठों में ये पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। जैसे पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, तो ऐसे कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। अर्थात हमें पदों की संख्या पूछी है कि जिसका प्रथम पद हमें दे रखा है 20, दूसरा 19, तीसरा 18, और कुल पदों का योग दे रखा है हमें 200, और इससे हमें n का मान पूछा है। तो सबसे बात करें, सबसे पहली पंक्ति में 20 है, दूसरी में बात करें 19 है, तीसरी में 18। इस प्रकार हमें कुल पदों की संख्या बतानी है कितनी है, और इनका योगफल दे रखा है ऐसे। तो यहाँ प्रथम पद होगा 20, D का मान होगा 19 माइनस 20 बराबर -1, n का मान हमें पूछ रखा है, और SN हमें दे रखा है 200। तो क्योंकि हम जानते हैं कि SN बराबर n/2 गुणा 2a + n-1 गुणा D होता है, तो SN का मान दे रखा है 200, n का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान दे रखा है 20, n का मान ज्ञात करना है, तो n का n, और D का मान -1। 200 2 इधर आएगा, 200 से गुणा होगा तो 400 बराबर n, 2 का 20 से गुणा होगा 40,
-1 का n से गुणा होगा तो -n, और -1 से होगा तो प्लस का 1। ये बना 400 बराबर n, 40 + 1 41 -n, तो 400 बराबर n को 41 से गुणा करेंगे तो 41n, और n से गुणा करेंगे तो n²। इन सब पदों को इधर ले आते हैं, n², यहाँ प्लस का इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का और इधर प्लस का 400 पहले से ये बराबर 0। अब -41n की ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा 400 आए। तो -41n के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों का गुणा करें तो 400 आए। तो ये इनके टुकड़े करके देखेंगे तो इनमें होगा 16 और -25, तो n² -41n की जगह हम 16n और -25n रख सकते हैं, प्लस 400 बराबर 0। प्रथम दो पदों में n कॉमन लें तो ये बनेगा n - 16, इसमें -25 कॉमन लें तो ये भी बनेगा n - 16 बराबर 0। n - 16 कॉमन लें तो प्रथम पद में n बचेगा और दूसरे में 25 बराबर 0। दोनों पदों को अलग अलग शून्य के बराबर रखें तो n - 16 बराबर 0 और n - 25 बराबर 0। तो प्रथम पद में n बराबर 16, दूसरे में n बराबर 25, अर्थात पंक्तियों की संख्या या तो 16 हो सकती है और या 25 हो सकती है, अर्थात कुल पद या तो 16 होंगे या 25 होंगे। अगर कुल पद 16 माने तो हम 16वां पद ज्ञात करें तो a 16 बराबर a + n - 1 गुणा d। a का मान हमें दे रखा है 20, n का मान हम 16 मान रहे हैं, तो 16 - 1 और d का मान -1, ये 20 15 -15 और 5, अर्थात और कुल 16 पद हैं तो अंतिम यानी 16वीं पंक्ति में कुल कितने लट्ठे होंगे? 5 होंगे। अगर हम n का मान 25 माने तो a 25 बराबर a + n - 1 गुणा d। a का मान हमारे पास 20 है, n का मान हमने 25 माना है और d का मान -1 है ही, तो 20 25 में से 1 घटाएंगे 24, और 24 को 1 से गुणा -1 से गुणा करें तो -24, अर्थात -4, अर्थात 25वें पद में माइनस के 4 लट्ठे होंगे। तो लट्ठों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, अतः n का मान 16 आएगा और अंतिम पंक्ति में कुल 5 लट्ठे होंगे। अब बात करें अंतिम प्रश्न क्रमांक 20 की, कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस प्रकार कुल 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो अगर हम देखें तो प्रथम आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये यहाँ से चलेगी, प्रथम आलू को लेके वापस आएगी, तो कुल कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा इसको? 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरे आलू के लिए चलेगी वापस बाल्टी से, तो ये तब दूरी 5 मीटर है और आगे ये 3 मीटर है, तो यहाँ से इस आलू तक कुल उसे 8 मीटर आना पड़ेगा और 8 मीटर जाना पड़ेगा, तो दूसरे आलू के लिए 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए बात करें तो तीसरा आलू यहाँ पे तो 5 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर, कुल 5 3 8 3 11 मीटर जाना पड़ेगा और 11 मीटर आना पड़ेगा, तो कुल हो जाएंगे 22 मीटर। अतः हम पदों की संख्या अगर प्रथम आलू को उठाने के लिए कितने चलेगी? प्रथम आलू को बाल्टी में लाने के लिए तय दूरी, कुल दूरी तय करनी। प्रथम आलू बाल्टी से 5 मीटर है तो 5 जाना और 5 आना, कुल मीटर हो जाएगी 10 मीटर। इसी प्रकार दूसरे आलू को बाल्टी में डालने के लिए दूसरा आलू बाल्टी से 8 मीटर दूर है तो 8 जाना और 8 आना 16 मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे आलू की बात करें
तीसरा आलू बाल्टी से 11 मीटर दूर है, तो 11 जाना और 11 आना 22 मीटर दूर हो जाएगा। इस प्रकार यह एक AP बन जाती है। अतः AP यानी समांतर श्रेणी बनेगी। इसका प्रथम पद है 10, दूसरा पद है 16, तीसरा पद है 22। पदों में 6 का अंतर आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी बन रही है। यहाँ हमारे पास प्रथम पद A का मान है 10, B का मान है 6, कुल आलू रखे हुए हैं 10, तो N का मान हो जाएगा 10, और हमें इन N पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो SN हम जानते हैं कि N/2 गुणा 2A प्लस N-1 गुणा D। N का मान है 10, तो N की जगह रखेंगे 10, 2A का मान है 10, N का मान भी 10 और D का मान है 6। इसको हल करें तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, 10 में से 1 गया 9 और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54। तो जब 5 गुणा 54 प्लस 20 हो जाएगा 74, और 74 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 370 मीटर। अर्थात कुल दूरी 370 मीटर तय करनी होगी। अर्थात सभी 10 के 10 आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी।